बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब जॉइंट डिफेंस डील के हवाले से। और इस डील के बाद हम देखते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मुकाम है वो और ऊंचा हुआ। और इस डील के बाद जो हमारे राइवल्स हैं, भारतीय राइवल्स हैं, उनके अंदर जो उनकी मीडिया में शोर वावेला मचाया हुआ है और उनके पेट में दर्द उठना शुरू हो गया, उधर इसराइल को बड़ी तकलीफ होना शुरू हो गई है। क्या ताकत का तवाज़ुन इस डील के बाद बदलने जा रहा है या बदल चुका है? इसको हमने फोकस करना है। उसके साथ साथ हम देखें कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी है। मज़ीद 5 दहशतगर्द हलाक किए गए, जहन्नुम वासिल किए गए। तकरीबन कल 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन अपनी कामयाबी के साथ जारी और सारी है। और उसके बाद इस मुआहदे की गूंज ने भी दुश्मनों के लिए, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तलवार उनके सर पे लटका दी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू हसन। जनरल साहब, ये डील पीस डील के साथ साथ हमने देखा जो पाकिस्तान ने कराई, दुनिया में पाकिस्तान का सफारती मकाम बुलंद हुआ। और उसके बाद अब ये जो ज्वाइंट डिफेंस डील आई है सामने तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह देख रहे हैं, जिसको हमने कल भरपूर अंदाज में जश्न भी मनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट एंड हिस्टोरिक। और बस एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये डील जो है वो कई लोग इसको लिंक कर रहे हैं ईरान अमेरिका जो तसादम हुआ है और ये जो जंग जारी है उसका नतीजा है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ 1982 की प्रोटोकॉल के तहत जो है वो हमारे ताल्लुकात, मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो कायम है। और फिर पाकिस्तान का जो स्टांस है एज अ नेशन, हर पाकिस्तानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है विद 2 हरमैन शरीफैन, दोनों मसाजिद की हिफाजत और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो हर पाकिस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके दिल, उसके अल्लाह के साथ एक मुआहदा। दिस इज लिटिल बियॉन्ड मक्का एंड यू नो सॉरी, दिस इज बियॉन्ड सऊदी अरेबियन कॉन्टेक्स्ट ना। तो ये तो इसकी असास पे बैठा हुआ है। तुर्किया का आप देख लें तो खिलाफत मूवमेंट के साथ पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट हुआ है वो कॉमन स्ट्रगल का है, कॉमन सिक्योरिटी का है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का है। तो वहां से इसका ये जन्म हुआ। इट्स नॉट एक दिन की कहानी नहीं है ये कि जी बैठे बैठे आपको योगा। तो हैविंग दैट उनको फॉर्मलाइज किया है। पूरा इंटरनेशनल आप अरीना देख लें, पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर लें तो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, रीएडजस्टमेंट्स हो रही हैं, लोग अपनी सिक्योरिटी को एड्रेस कर रहे हैं। वो जो नेटो आज ईरान की जंग में आज अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, वो कोई उन्होंने उनको अफगानिस्तान में तो वो चले गए, हालांकि वो नेटो बनाया रशिया के खिलाफ गया था, बट एनीवेज उस वक्त उनकी सिचुएशन अलग थी। अब सारे कंट्रीज में एक ओवरऑल आप रीजन में देख रहे हैं, यूरोप के अंदर भी 2% ऑफ जीडीपी से 5% ऑफ जीडीपी की तरफ डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स और उस तरफ चीजें जा रही हैं, कैपेसिटी एनहांसमेंट जा रही है। कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, ये लोग सारे अपने आप को रिकन्फिगर कर रहे हैं, अलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं। हमारे रीजन के अंदर की एनवायरनमेंट देख लें, और अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट और एशिया, इसकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और इवन अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हो रहा। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी देखें ना, आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टोटल प्रोग्रेस को स्कटल किया हुआ है जी। इंडिया हर कुछ अरसे के बाद एक सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर लेता है, दो कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए करता है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के लिए करता है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के लिए करता है, लेकिन फिर भी एक रीजन में एनवायरनमेंट हो जाती है जो आपको सीरियसली हैम्पर करती है आपकी प्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी को। तो ये मुआहदा काफी सवालों का जवाब का जवाब है कि जी एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं। पहली बात यह है कि हम मिलके डिटर करना चाहते हैं, वॉर हो ही ना। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री बॉडी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और फौज के डिटर वॉर। अगर डिटर नहीं होती तो फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ उस वॉर को लड़ा जाए ताकि उसको खत्म किया जाए। एंड थर्ड इज द रीजनल स्टेबिलिटी आए ताकि वेल बीइंग ऑफ पीपल जो है वो अपने सही तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर सकें उन पॉलिसीज को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बड़ी ज़रूरी है अगर आपने अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है तो। जनरल साहब, इसका खित्ते के तवाज़ुन के हवाले से ये भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं और टॉक ऑफ द टाउन है कि ताकत का तवाज़ुन बदल गया। लेकिन ताकत का तवाज़ुन तो बदलने से क्या मुराद है आपकी कि किसके हक में चल रहा है? इस्राइल और भारत के तनाजुर में जी मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया। वही है ना कि उसी सिलसिले में, लेकिन ये स्टेबिलिटी के साथ बदला है।
یہ اگریشن کو ڈٹر کرنے کے ساتھ بدل رہا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اتنا کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا آپ ایک اوفینسو لانچ کر دیں گے انڈیا کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف. یس جو ڈیزائنز ہیں جوئش زائنزم کے اور ہندو زائنزم کے ان کے آگے اب یہ بند ذرا مضبوط طریقے سے آ گیا ہے. یہ آپ ضرور سمجھ لیجئے کہ وہ جو نیفیریس ڈیزائنز آلریڈی کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے ضرور they will have to pay the cost. Let us be talk about it کہ یہ ان کو they will have to bear the cost of that. وہ جو زیادہ ہوگی. دیکھیں انڈیا تو ہمارے رسپانس کی کاسٹ نہیں برداشت کر سکا جی. اسرائیل جو ہے اس کا جو ابراہم ایکارڈ ہے وہ اس معاہدے کے ساتھ ہی ایک ردی کی ٹوکری میں چلا گیا جی. جو پولیٹیکل پرانگ اس نے چلایا ہوا تھا. اور آف کورس اگر یہ ابھی ایران سے اگر وہ فارغ ہو جاتے یا ایران اس طرح ان کو ڈیٹر نہ کرتا تو کل انہوں نے جارڈن اور ویلی اور پھر سعودی عربیہ کی طرف بھی بڑھنا تھا نا. انہوں نے رکنا تو ہے نہیں. کافی حصہ سعودی عربیہ کا اس ڈیزائن کے اندر موجود ہے جو گریٹر اسرائیل جس کو ہم بولتے ہیں, جس کے یہ نقشے بھی جاری کرتے رہے اور سارا کچھ کرتے رہے. تو یہ سارے اس کا وکٹم ہو جاتے اور ویکنڈ ہو جاتے. آئی تھنک اٹس اویکننگ جس کے اوپر یہ کام ہوا ہے. بٹ گڈ تھنگ از کہ ایک آپ کی اسٹریٹجک اٹانومی میں بھی اضافہ ہوگا. یہ کسی بلاک کے خلاف نہیں ہے, کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. دس از فار دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی. اور یہی اس کا جب تھیم رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اور ممالک بھی آ کے اس کے ساتھ جڑیں گے. جی اور ممالک کا ہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. کویت, قطر, ایجپٹ, اس کے علاوہ کچھ افریقن کنٹریز کی بھی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران بھی اس طرف آئے اور وہ بھی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں آپ کو اس خطے کے اور ممالک اور دنیا کے دیگر اور ممالک بھی اس میں شامل ہوتے نظر آئیں گے, اسلامی ممالک؟ ابھی تو کچھ فینس سیٹرز ہیں, there are countries جو آنا چاہ رہی ہیں امیجیٹلی. کچھ فینس سیٹر ہیں وہ دیکھیں گے کہ how it moves forward, کیسے ہیلپ کرتا ہے. اب یہ اسپرٹ آف یہ معاہدے کی جو اسپرٹ ہے اس کو جب تینوں پارٹنرز مل کے تھوڑا سا مینیفیسٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت کچھ لوگوں کے ہر ملک کے اندر ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے, ایک ڈیفرنٹ وے آف پالیٹکس ہے. سارے اس کو وے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اینڈ شور فوٹڈ ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دس از گڈ تھنگ آلسو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از ناٹ دی نمبرز. عاصم صاحب, نمبر ڈزنٹ میٹر. 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, 2 ہیں, 1 ہے. اگر وہ اسپرٹ اور پرفارمنس کی صلاحیت موجود ہے ایک معاہدے میں تو وہ ان اٹ سیلف کافی ہو جاتا ہے جی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایجپٹ کے ساتھ تو بہت ڈسکشنز بھی ہو گئی. دیر آر سرٹن کویت واز انٹرسٹڈ, ان فیکٹ ان کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان آیا تھا. کویت ہونا چاہ رہا ہے لیکن کویت اور پاکستان کا معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہے ان ڈیفنس ڈیل کے اندر ہی سمجھ لیں. تو وہ یہی ہوتا ہے نا, پھر آپ کے فرینڈز آپ کی اس معاہدے سے بھی فائدہ پورا اٹھائیں گے. آف کورس جب آپ کا اور کویت کا ایک بائی لیٹرل, کیونکہ یہ معاہدہ کوئی بائی لیٹرل معاہدوں کو کینسل نہیں کرتا یا بائی لیٹرل چاہے اکنامک ڈیفینسو جو بھی ڈیلز ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے. ابھی دیکھیں نا سعودی عرب کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا ہے تو سعودی عرب کو پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈیا کی انویسٹمنٹ ختم کر دیں, ان کے لوگوں کو نکال دیں. نو, وہ ان کے بائی لیٹرل معاملات ہیں. سعودیہ ترکیہ پاکستان کو نہیں کہے گا جی آپ. ترکیہ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, آپ کو معلوم ہے. بالکل ہے, تو وہ اپنی جگہ رہیں گے. بٹ لارجر کانٹیکسٹ وہی ہے کہ کلیکٹیو سیکیورٹی جب تک آپ ابھی ایک ملک جو ہے جی وہ اپنا لڑائی نہیں لڑ سکتا اکیلا. امریکہ جیسا ملک آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج ان کو سیریس شارٹیجز ہوئی ہیں ایمونیشن ویپنز کی, اور ایک بہت بڑی اپلیکیشن جو ہے اس وقت آلموسٹ ناکامی کے دانے پر کھڑی ہے. اگر انہوں نے پروڈنٹ طریقے سے اس وار کو اینڈ نہ کیا تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی ان کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ایران نے مزید کنڈیشنز دی ہیں صلح کے لیے یا معاہدہ کرنے کے لیے, جس میں اس نے کہا ہے کہ جی جو فروزن اکاؤنٹس ہیں ان کو انکنڈیشنل اوپن کیا جائے, کھولا جائے, اس کے بعد ان کو جرمانہ ادا کیا جائے جو وائلیشنز کی گئی ہیں معاہدے کی, اسلام آباد ٹاکس کی, اس کے بعد جو حملے کی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا پابندیاں ہٹائیں. تو اس طرح کی 5-6 اس کی اور ٹرمز آ گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو بہت جلدی ہے اور وہ مان جائے گا؟ جی نئی ٹرمز تو نہیں ہے. دیز آر آلریڈی ان اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں آلریڈی دیر از این انڈرسٹینڈنگ جو چاہیے ہوگی انفروزن کرنے کے لیے فروزن ایسٹس کو $300 بلین اور پھر $100 بلین انفروزن, اور $300 بلین کا آلریڈی انہوں نے امریکہ نے کیا ہوا تھا ارینجمنٹ کیا جائے گا ریجنل کنٹریز کی مدد سے ٹو ری بلڈ. تو یہ آلریڈی وہاں پر موجود ہے. لیکن اس وقت ایک ہائر بڈ دے گا ایران بھی before settling to a smaller little smaller than what they are asking. تو یہ ایک way of negotiations کہہ لیں یا way ہے, اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایران کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو اونلی لیوریج مجھے اویلیبل اس وقت ہرمز کا, اس سے میں میکسیمم جتنا بینیفٹ ایکرو کر لوں before we reach to the nuclear negotiations.
تو اس کے بیچ میں وہ کافی چیزیں چاہے گا کہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جائیں، جیسے انفریز کر دی جائے، اور یہ بھی چاہے گا کہ آن گراؤنڈ کچھ چیزیں ہو جائیں تاکہ وہ جو اپنے پبلک کو وہ نوشن آف وکٹری دکھانا چاہتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں چیزیں، وہ ایزیلی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان میں ہم رد الفتنہ 3 آپریشن دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل بھی دیکھا کہ 15 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، آج بھی 5 مزید دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، کتنا بڑا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپریشن کے بعد آپ کو اس کے خاتمے کے حوالے سے جو پاکستان کے خلاف فتنۃ الہندوستان آپریٹ کروایا جا رہا ہے، بی ایل اے، بی ایل ایف اور باقی جو بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے اختتام کے قریب آ چکا ہے؟ دیکھیے جو اس طرح کا وارفیئر ہوتا ہے یہ پروٹریکٹڈ ہوتا ہے۔ اب پہلے تھریٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب جب ہندوستان اس میں شامل ہوئے اور ان کی ایکسپرٹیز بیچ میں آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں، پھر ایران کی سچویشن کی وجہ سے ٹرانزٹ کیا ہے جو ایلیمنٹس اس ریجن میں موجود تھے وہ بھی ٹرانزٹ کر کے چلے گئے ہیں ٹورڈز افغانستان، تو یہ تھوڑا سا پروٹیکٹڈ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 2021 آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم جو پہلے کیجولٹیز تھیں سیکیورٹی فورسز کی وہ زیادہ ہوا کرتی تھی ایز کمپیئر ٹو دی مسکرینٹس یا جو یہ ٹیررسٹ ہیں، لیکن سلولی اینڈ گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ اب ٹیررسٹ کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ان کو یہ فیل بھی ہو رہا ہے۔ آف کورس دیکھیں بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں نا جی ہر سڑک پہ وہ موجود ہیں، یہ پہلے تو سڑکیں تھی ہی نہیں، اس طرح کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہی نہیں تھے، ان کو آتے ہوئے سڑک تک پہنچتے ہوئے گاڑیاں روکتے ہوئے بڑی پرابلمز ہوتی تھی۔ اب جب سے ہائی ویز اور یہ بنی ہے وہ آتے ہیں ایک جگہ پہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، بس روکی، اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور اس پہ چڑھا دی اور ایسے لگا کہ جی کنٹرول۔ یس میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے، ایوری تھنگ از ویری گڈ، اٹس ناٹ دیٹ ویری گڈ، بٹ اٹ از ان کنٹرول۔ نو وے دیٹ اینی تھنگ از ہیپننگ ویری سیریس کہ ایسی چیز ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ جو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لائے۔ اسٹل کیپیسٹیز کیپیبلٹیز ہیں اور بھی انہانس ہو رہی ہیں، یہ پیکج جو ابھی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے اس سے اور زیادہ آپ کی وار فائٹنگ کیپیبلٹیز بڑھنے والی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ٹارگٹ پریسیجن کے ساتھ ٹارگٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے افغانستان کے اندر بھی ٹارگٹس لیے ہیں۔ ہو کوڈ تھنک آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے، تو وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کی اندر جو اپلیکیشن ہے ملٹری کائنیٹک اپلیکیشن، اس میں اور کمی نہیں آنے والی۔ ابھی ایف سی کی آپ دیکھیں گے کچھ اور ریزنگز ہوں گی، آلریڈی آپ نے پولیس کو جو لیویز ہیں اس کو آپ لے گئے ہیں، پولیس کے اندر ضم کیا، اس کی تکلیف ٹیررسٹ کو تو ہو رہی ہے نا۔ اب وہ ایلیمنٹس جو بی ایل ایز کو اور ان کو یوز کرتے ہیں اپنی انلیگل اسپیکٹرم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ نہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے پالیٹکس بھی ادھر ہی پاکستان میں کرنی ہے، ہمارے حقوق بھی سلب ہو رہے ہیں، وہ یوز انہی بی ایل ایز اور انہی کو کرتے ہیں، رینٹیئرز کو، اور ان کو ابھی پنچ ہو رہا ہے کہ یہ جو گورننس کے میٹرز ہیں یہ اگر امپروو ہو رہا ہے تو یہ ایک ملٹی پرونگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وچ ول کلمینیٹ آن انشاءاللہ پاکستان's وکٹری۔ آج گوادر کی حالت دیکھیں، پنجاب کے 4 لاکھ کی آبادی ہے، اس کی فیسلٹیز کو کمپیئر کریں ذرا شیخوپورہ سے ہی کر لیں، 40 لاکھ کی تو ایک پنجاب کا There is no احساس ہے محرومی anymore over there، بالکل ایسے ہی not at all، صرف ایکسپلائٹیشن ہے، this is exploitation۔ جو پر کیپٹل بجٹ ہے وہ میرے خیال میں بلوچستان کا سب سے بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر بلوچستان کا باقی صوبوں سے۔ ایگزیکٹلی جان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین میں پروگرام میں لوں گا وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ میں، اور پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کری یو کے سے سفینہ خان صاحبہ، ڈیفنس اینالسٹ کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل افیئرز کو بھی دیکھتی ہیں۔ السلام علیکم سفینہ۔ وعلیکم السلام۔ سفینہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا اور سعودیہ کا اور ترکیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان تو آپ کو ون ون سچویشن میں نظر آ رہا ہے، مارکہ حق کے بعد پھر اسلام آباد ٹاکس کے بعد یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے۔ بھارت میں بہت زیادہ ابال اور ان کے پیٹ میں درد نظر آ رہا ہے، اور پھر ہم نے یو کے میں دیکھا کچھ ڈیمانسٹریشنز وغیرہ کشمیر کے حوالے سے فیک سی کروائی گئی، اس سے پہلے بلوچستان کے نام پہ وہ کرواتے تھے جس میں نہ بلوچی ہوتا تھا، نہ کوئی اور ہوتا تھا، نہ کشمیری ہے، اس میں سارے انڈینز نظر آتے تھے جس کو آپ کور بھی کرتی رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے اس کا امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
वहां पे देखिए, पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत मिली है और स्पेशली जो हमारी लीडरशिप ने काम किया है उसका रिजल्ट मिला है, जिसके भारत की तिलमिलाहट जो है वो साफ अयां हो रही है। अब भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो इतनी ज्यादा इनको फंडिंग हो रही है कि किसी न किसी सिचुएशन में उन्होंने कोई ना कोई कैओस क्रिएट करना है। लेकिन मैं आई मस्ट से कि हमारे पाकिस्तान के इदारे बड़े वोकल हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं डिफ्यूज करने में सिचुएशन। वो भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो काम भरपूर तरीके से करती हैं। अभी जैसे तहरीके इंसाफ के लोग समझ लें, अब सर्कुलेट कर रहे हैं कुछ पंफलेट कि शायद 14 अगस्त के ऊपर जो है वो एक प्रोटेस्ट अरेंज किया जाए। मुझे बताएं, कोई पाकिस्तानी हो, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, 14 अगस्त के दिन कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहेगा। जी, पाकिस्तान में भी पिछले साल कोशिश की गई थी कि 14 अगस्त को मुजाहरा करेंगे और इस तरह का, तो हमें सड़कों पे ना कोई झंडा नजर आया इस जमात का। अब तो जमात नहीं रही है, ना ही इनका कोई बंदा नजर आया। मैं खुद प्रैक्टिकली पूरे इस्लामाबाद को विजिट करता रहा, हमें नामो निशान नहीं नजर आया। ना कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल, मैंने तो ये कहा है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स जो है वो कुछ भी करता हुआ नजर आए तो ये हम पाकिस्तानियों के ऊपर फर्ज है कि इनको काउंटर करना, इनके इस रवैयों की भरपूर तरीके से मजम्मत करना। होल सोसाइटी, वो जो इनका लीडर कहता होता है ना, बायकॉट करना, ये इस तरह ऐसे लोगों का बायकॉट करना जो है वो हम तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है और फर्ज भी हो जाता है। पाकिस्तान मुझे और आपकी मेहनत की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जितनी मेहनत की है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो जिस तरह से सेम पेज के ऊपर रह के पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए काम करे, हमारे जवानों की कुर्बानियां हैं, वो शहादतें हैं, जिसके बायस जो ये दिन हमें देखने को मिला है। अब इस दिन को जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, अब सऊदी अरेबिया, टर्की हमारे साथ और दूसरे ममालिक भी वन बाय वन करके शामिल होने के लिए आपने सुन चुके होंगे ये न्यूज कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि वो लोग भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं। बहुत सारे लोगों के पास ममालिक ऐसे हैं जिनके रास्ते में हर्डल्स हैं, जिन्होंने बहुत जल्दबाजी की थी शायद इजराइल को एक्सेप्ट करने में। अब उनको वहां से आउट होना पड़ेगा और फिर उनको इस जो है वो रास्ते पे ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। पाकिस्तान की ये तरक्की मेरी और आपकी नहीं दी हुई है। डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी, हम तमाम नेशन जो है अपनी मुसल्लह फौज के पीछे खड़े हैं, लेकिन इसका क्रेडिट हर सूरत में जिनको जाता है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही हैं, और उनके तमाम टीम वर्क का ये नतीजा है आज, जिसके पाकिस्तान में तमाम पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देख रही है। और ये इज्जत की नजर कैसे बनी? पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है। ये जो अब 10 मई के बाद बात पूछी जो मारा भारत को, जी बिल्कुल, उनको मुंह की खानी पड़ी। उम्मत मुसलमा हरमैन शरीफ की पासदारी, उसकी हिफाजत का जिम्मा हमने तो बचपन से सोचा था कि सुना करते थे कि पता नहीं खुश नसीबों के जिम्मे होगा, तो वो पाकिस्तानी ही बने ना, हम पाकिस्तानियों के जिम्मे में मिला। ये अल्लाह ताला की तरफ से देना है। ये फिर मैं कहूंगी कि ये फैसले आसमानों के हैं जो हो रहे हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के तरफ पहले ही मुआहदा था, अब टर्किया का ऑन बोर्ड आ जाना, पूरी दुनिया के तरफ जो भारत की बात आपने की, ये मैं जरूर ऐड करूंगी। भारत के पॉलिटिशियंस अब इस चीज का बरमला इकरार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की असली क़यादत है और वो अपनी सियासी लीडरशिप के साथ मिल के पाकिस्तान के लिए वो कर रही है जो आज तक हिस्ट्री में वो नहीं कर सके, और जो भारत नहीं कर सके वो खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। शशि थरूर हैं, वो बड़ा नाम है पॉलिटिशियंस इंडिया का, वो जो सरेआम इकरार कर रहे हैं कि भारतीय हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है छोटे छोटे मुल्कों में होकर आ जाता है और हमें ये भी नहीं पता कि वो वहां पर क्या करके आया है, और पाकिस्तान की क़यादत जाती है और पूरी दुनिया बताती है कि वो क्या कर रही है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वो नैरेटिव है, ये वो सक्सेस है जो दुश्मन अपने मुंह से मान रहा है। उनका टीवी चैनल मीडिया देख लें, वो जो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट लिख के बनाए जाते थे, आज तो तमाम स्क्रिप्ट गायब हो गए हैं। तिलमिलाहट उनकी, बिलबिलाहट उनकी साफ नजर आ रही है और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पता नहीं ये महाज किसी एक के खिलाफ है। भाई पूरा ये महाज जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमान आपस में लगे हुए हैं और आपस का एक ऑन बोर्ड होना बताता है कि अब उम्मत मुसलमान भी यूनाइटेड हो रही है, अपने लिए यूनाइटेड हो रही है, किसी के खिलाफ यूनाइटेड नहीं हो रही है। ये वो शैटर्ड उम्मत मुसलमान थी जो शैटर्ड थी, जो कभी किसी और के साथ ऑन बोर्ड थी, कभी किसी के साथ ऑन बोर्ड थी। ये वही हमारे, मैं कहना नहीं चाहती भारत के साथ बहुत ज्यादा इनका था, अमेरिका के साथ कितना गठजोड़ था, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये दिन नसीब किए क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमें इस काबिल बनाया। ताकत हमेशा जो है, ताकत उसी के सामने हेड वो करती है जहां उसको ताकत नजर आती है। पूरी दुनिया ने इसलिए पाकिस्तान के सामने सरखम किया है क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये दिन हमें दिखाया है। तो चाहे जहां से बात शुरू करें जी, बैनुल-अक़वामी बरादरी में अगर आप यूके की बात करती हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं,
وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا خیالات رکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جنگ کے میدان میں تو وہ دوڑ لگا دی اور مار کھائی بھارت نے، لیکن دہشت گردی جو کہ یو کے میں ہم نے دیکھا کہ کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ سے رپورٹ آ رہی ہے بھارت کے خلاف اور ان کی دہشت گردی کے خلاف جو وہ دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں. تو اب اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوامی جو وہاں پہ جو بالعموم لوگ ہیں، برٹشرز ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عاصم، پھر آپ کہیں گے کہ بار بار سفینہ وہیں پر چلی جاتی ہے. یہ دن نصیب ہوا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان ساری کوششیں سفارتی محاذ پہ بھی کرتے تھے، ہر طرح سے کرتے تھے، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا. ایک جنگ کے جیتنے کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو سننا شروع کر دیا، پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو ماننا شروع کر دیا، پوری دنیا نے یہ مان لیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ پرامن لوگ ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جنگ مسلط کی جائے گی تو اپنا یہ دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. تو پوری دنیا نے سننا کیوں شروع کیا؟ یہ میری وجہ سے، پھر آپ کی وجہ سے نہیں، اسی مسلح افواج کی وجہ سے جس نے پوری دنیا کو مجبور کیا کہ یہ بتانے کے اوپر کہ ہم چاہے چھوٹا ملک ہیں، چاہے ہم طاقت میں دوسروں سے کم ہیں، لیکن ہمارا جذبہ نہ ہی تو کم ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ طاقت کم ہے جو کسی بڑے دشمن کو جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے ہے. تو پوری دنیا ویسٹ، آپ بڑی پراؤڈ سے پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، ہماری جنریشن، میرے بچے جو یہاں کے ایرا کے پیدا ہوئے ہیں، جن کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از گلوریفائنگ. پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ریکگنائز ہو رہا ہے، آنر مل رہی ہے. یہ وہ بچے بول رہے ہیں، یہ وہ برٹش بچے جو آپس میں بیٹھتے ہیں، پاکستانی ہونے کے لیے پرائڈ محسوس کرتے ہیں. تو یہ جنزی کے بعد جو پود آ چکی ہے، ان کے درمیان بھی، ان کے اندر بھی یہ جذبہ آ چکا ہے کہ ہمارے جو فور فادرز تھے وہ پاکستان سے بلونگ کرتے تھے اور ہماری کتنی بریو نیشن ہے. پاکستان کی کنٹری ایسی ہے کہ پوری دنیا ان کو ایکنالج کر رہی ہے. یہ جو سینس تھی یہ پرویل ہوئی ہے. پھر میں اگین واپس کہوں گی 9 اور 10 مئی کا دن تھا جس دن یہ پوری دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرزما ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دکھانا تھا. ہر شخص، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو عزت و منتشا بات وہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے، آپ کا جذبہ ایمانی، جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ہو گیا تو میرے خیال سے بے معنی ہے میرے الفاظ یا کسی اور کے الفاظ. اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی ہے اور اس کی وجہ وہ ہماری پاکستان کی مسلح افواج بنی. سفینہ، یہ وہی فیلڈ مارشل سی ڈی ایف عاصم منیر صاحب ہیں جن کی تعیناتی سے لے کر ان کی زندگی کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت جو کچھ بیانیاں بنا رہی تھی، ان کو نہ صرف منہ کی کھانی پڑ رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ میں جب کسی کو عزت دیتا ہوں تو میں کیسے دیتا ہوں. اور انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے کام سے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. عاصم، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بوٹ پالش کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو شخص اس قابل ہو اس کو کھلے دل کے ساتھ تعریف کرنی چاہیے. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ اس انسان کی کھلے دل کے ساتھ تعریف کرنی چاہیے جس شخص نے ہمیں یہ مقام دلوایا ہے کہ پوری دنیا جو ہے پاکستانیوں کو مان رہی ہے، پاکستانیوں کو عزت کر رہی ہے. تو یہ واقعی وہ جب سے یہ شخص آیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرشماتی چیزیں ہو رہی ہیں. جانے والا شخص جو ہے وہ رک جاتا ہے اور پاکستان کو لیڈ کرتا ہے. معجزاتی، وہی آپ کہہ لیں معجزاتی قسم کے کام ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پک کیا ہے. پہلے ہم سنتے تھے تعریفی جو ہے وہ کیا باتیں بنا لی جاتی تھی. سفینہ، اس چیز کا خیال آپ بھی نہ کریں اور اگر آپ کو ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو فخر سے کہیں یس وی آر ود دیم. ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں نا، پاکستان کی فوج کے ساتھ اعزاز ہونا ہے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ بتا دیں کہ آپ تو بھارت کی فوج کے ساتھ ہیں. عاصم، میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو ایسے لوگوں کی ترجمانی، ایکسکیوز می، میں پاکستانی ہوں، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے پاکستان کی ترجمانی کروں یا اپنی مسلح افواج کی ترجمانی کروں، بلکہ فرض ہے ہم تمام پاکستانیوں کے اوپر کہ جہاں کوئی ہماری پاکستان کی مسلح افواج ہمارے پاکستان پر انگلی اٹھائے تو ہمیں اس کا ضامن بننا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس ترجمان بننا ہے. ترجمان تو ان کے اپنے ہیں، لیکن ہم تمام پاکستانی جو 25 کروڑ ہے یہ تمام ان کے ترجمان ہیں. جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، ضرورت نہیں ہے. سفینہ، وہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں تو ہم نظریاتی ہم ترجمان ہیں ان کے. ہم نظریاتی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں پاکستان کی اور ان کی.
मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि मेरे पे फर्ज है मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करूं, मेरे पे फर्ज है मैं पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को डिफेंड करूं, तो अगर उनको ये लगता है कि मैं उनकी तर्जुमान हूं तो बस समझते रहे, मैं तो पैदाशी हक लेके पैदा हुई हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ लॉयल हूं तो मुझे अपनी मुसल्लह फौज के साथ भी लॉयल होना है। तो इसमें दो राय तो हो ही नहीं सकती। ये कम अकल अहमक लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि उनको दो टुकड़ों की खातिर तर्जुमानी जो होती है वो कुछ और होती है। आपके अंदर जज्बा हो पाकिस्तानी का तो फिर आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या जो भारतीय चैनल, जो इंटरनेशनल मीडिया या फिर पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानियां बनाने वाले लोग थे, उनके पास अब कोई जवाब नहीं है देने के लिए? देखिए, जवाब उनके पास हो भी नहीं सकता क्योंकि जो कारकर्दगी हमारी मुसल्लह फौज ने, फील्ड मार्शल ने दिखाई है उसको बीट कर पाना अब उनके बस की बात नहीं है। तो ले दे के छोटी छोटी चीजें पिक करके उनको उनकी जात को टारगेट करना जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वो पॉलिटिशियंस का काम है, हमारे फील्ड मार्शल का काम नहीं है। उन्होंने पहले ही वो काम कर दिए हैं जो हमारे सियासतदानों के काम थे। सफारतकारी में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। जो अभी इस्लामाबाद टॉक्स हुई है उसमें आपने पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान क्या वंडर्स कर सकता है। तो वो जो कर सकते हैं वो पहले ही अपने से ज्यादा वो काम कर रहे हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। आई एम सॉरी टू से, जब मैं पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन उनको अपने हिस्से का काम करना है। दुश्मन जो बातें फैलाते हैं, अब जो कश्मीर की आपने बात की है, कश्मीर के अंदर इन सियासतदानों की तरफ से ही फैलाया गया क्योस था ना। अगर ये टाइमली उस चीज को काउंटर कर लेते तो आज वो दो चार लोग खड़े होके जो रोड ब्लॉक करके तमाशा लगा रहे थे वो भी नहीं होता। तो ये काम पॉलिटिशियंस के करने वाले हैं, अपनी मफामतों के पेश नजर, अपनी कुछ मसलतों की वजह से ये लोग उसको ड्रैग करते हैं सिचुएशन को और फिर ब्लैकमेलिंग की तरफ जाते हैं। आज जो सूबों की बात हो रही है वो क्या फील्ड मार्शल ने अपने घर में ले जाना है या मैंने अपने घर ले जाना है या मुसल्लह फौज ने अपने घर ले जाने हैं? वो किस लिए ये परेशानी किस लिए है? मोहसिन नकवी ने जो एक बात की है वो मेरे और आप सबके भले के लिए बात की है कि पाकिस्तान की बेहतरी किस चीज में है। उन्होंने जो बिल्कुल अवाम के लिए की है। उन्होंने जो कहा है कि जो 70 साल से ये निजाम नहीं चल रहा तो बेहतरी लेके आए ना, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर लें। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप तमाम पॉलिटिशियंस को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। पाकिस्तान जब बना था 7 करोड़ आबादी थी, अब 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है। भारत के अंदर 28 सूबे हैं, चीन के अंदर पता नहीं 50 से अबव सूबे हैं। तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान ने सिर्फ 4 सूबों के साथ ही चलना है? कहाँ 7 करोड़ की आबादी थी, कहाँ 25 करोड़ आबादी है। फिर आप कहते हैं कि चार खानदानों ने ही पाकिस्तान पर रूल करना है? आप मुझे ये बता दें, क्या पाकिस्तान के 4 लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फैसला क्या होना चाहिए? अगर इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचता है तो फिर क्या फैसले लिए जा सकते हैं? आप बताएं। फिर रेफरेंडम होगा, फिर पाकिस्तान की आवाम बोलेगी कि उनको क्या चाहिए, फिर इनके पल्ले क्या पड़ेगा? तो बेहतर नहीं है जो काम आपके स्पुर्द किया गया है आप उसको बेहतरीन तरीके से करें। इशारा मिला है आपको, आपके लिए एक मैसेज है, आप उसके ऊपर करें। आपने मेरे लिए, ये किसी और के लिए तो नहीं करना, आपने पाकिस्तानियों के लिए करना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, पार्लियामेंट में जाएं, पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करें। फिर आप शोर शराबा कर देते हैं, फिर आप लोग अपने पपीटियर्स जो सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं कि नहीं जी सूबे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते सूबे? यहाँ पर मुझे रीजन आके बताएं कि क्यों नहीं सूबे बन सकते। क्या पाकिस्तान में लिख दिया गया था, पाकिस्तान के आइन में, कि ये 4 सूबे ही रहेंगे? आप मुझे बताएं, आइन के अंदर जो है अमेंडमेंट करना इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का काम है। ये कहाँ लिखा है दुनिया में कि जो कोई चीज लिखी जा चुकी हुई है वो या तो अंडू नहीं हो सकती या उसके अंदर बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें नहीं लिखी जा सकती। बरतानिया जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, यहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ कोई आइन नहीं लिखा हुआ। चल रहा है ना, जमहूरियत भी है, हर चीज यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, क्योंकि इक्तदार यहाँ पर उसलिए नहीं होता कि आपकी पर्सनल पॉलिटिशियन जो है वो लेकर आता है। अगर आपने कोई छोटी सी भी करप्शन की है, झूठ तक बोला है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते, चुप करके घर चले जाते हैं। अभी आपने देखा चले जाते हैं, इवन आपके ऊपर इल्जाम लग जाता है। एग्जैक्टली तो आप घर चले जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान ने, पॉलिटिशियंस ने ये अपने ऊपर वाजिब कर लिया हुआ है कि ये पाकिस्तान के मालिक हैं। भाई आप पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक मैं हूं, पाकिस्तान के मालिक आप हैं। जिस तरह से हम लोगों ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, हमारे लिए बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन अगर आप वहां पर जाके स्टबन हो जाए और समझे कि जो हमें मिल चुका है अब हमारा खानदान दर खानदान ही रूल करेगा, बाकी किसी को कोई हक नहीं है, तो फिर हम पाकिस्तानियों को उठना होगा और रेफरेंडम की सूरत में बताना होगा। बार बार यही करप्ट टोला, मैं कहती हूँ यही नाअहल लोग हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। एक तरफ से स्विच करते हैं, साइड दूसरी पे चली जाते हैं, तीसरे पे स्विच कर लेते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि हम इन तमाम लोगों को रिजेक्ट करते हैं, किसी नेक्स्ट बंदे को लेके आए?
इलेक्शंस के अंदर ये भी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि इन तमाम लोगों में से मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहती। क्या पाकिस्तान के अंदर ये लॉ नहीं होना चाहिए कि अगर 25 करोड़ की आबादी में से कह देते हैं अब हमें 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, एक्सक्यूज मी, तो वो 22 करोड़ आवाम कहाँ चली जाए जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया? फिर आप 3 करोड़ को वोट लेकर जो है उनके सरों पर मुसल्लत होना चाहते हैं? जी, इसमें वोट बैंक के टर्नआउट के हवाले से डिसाइड करना होगा कि 50+ टर्नआउट के हिसाब से कि अगर वाकई पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है उसमें से इतनी आबादी अगर वोट डालेगी तो ही वो बंदा सिलेक्ट होकर अवामी नुमाइंदा बनकर पार्लियामेंट में बैठा होगा। अदरवाइज ये भी इस पे चीज पे भी बैन होना चाहिए। 2-4 वोट लेके आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं और हमारे बहुत शुक्रिया सफीना, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, अपनी राय से आगाह किया। नाज़रीन, मैं यहाँ पे लूंगा वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आलमी इत्तेहाद के अंदर और आलमी मंजरनामे के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का तुर्किया और सऊदीया का जॉइंट डिफेंस डील के हवाले से अभी हमने कल इसके ऊपर सेलिब्रेशंस भी मनाई हैं और पूरी दुनिया में इसके ऊपर एक डेफिनेटली बहस छिड़ गई है। ये किस नौयत का इत्तेहाद है और इसके हवाले से हम क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देख सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस मौजूदा टेलीफोन लाइन पर अली सरवर नकवी साहब, खुशामदीद कहते हैं, साबिक सफीर पाकिस्तान हैं और CIS के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं अली साहब आपको। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू। अली साहब, ये बताइएगा कि जो मुआहिदा हुआ है तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन, ये किस नौयत का है? जिस तरह आज वुज़रा को भी कैबिनेट में इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है और एक लफ्ज लिखा हुआ है कि एक पर हमला सब पर हमले को तस्वुर किया जाएगा, तो इस मुआहिदे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसकी ये जुमला जो है आर्टिकल 5 नेटो के डिक्लेरेशन में है, यानी ये उससे उठाया गया है, वो कहा भी गया है। नेटो की जो फॉर्मुलेशन है वही हमने भी यहाँ पे उस पे हम रजामंदी जाहिर की है। अच्छा, अब ये जो दिफाई मुआहिदा है वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है। ये इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है अव्वल कि इस खित्ते के जो अहम ममालिक हैं, यानी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, ये 3 जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं, ये इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और आपस में ये दिफाई मुआहिदा कर रहे हैं ताकि ये तीनों ममालिक मजबूत हो जाएं, आपस में मिलकर जो भी कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है काम दिफाई मामले में वो हासिल करें। आप और इस तरह ये इस खत्ते में ये पावर वैक्यूम हो गया है, क्योंकि अमेरिका की ताकत कम हो गई है और अमेरिका यहाँ पे जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में अपने अड्डे बना रखे थे उसमें, और जो यहाँ पे अपनी उसमें जिसको कहते हैं प्रेजेंस कायम की हुई थी, वो कोई फायदा नहीं किसी को उससे नुकसान हुआ, क्योंकि खलीजी ममालिक पे ईरान की तरफ से हमले हुए वो इस वजह से कि ये अमेरिकी तरकीबात थे, तो और अमेरिका ईरान अमेरिका से जंग लड़ रहा है। अली साहब, ये बताइएगा कि खित्ते में तवाजुन जो है ताकत का, क्या वो बदल गया है? आपको ये नजर आता है? जी, तवाजुन बदला भी है और एक तब्दीली आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है। इस खित्ते में तवाजुन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसमें अमेरिका की ताकत कम हो गई है और जो बाकी ममालिक हैं उनकी जो पावर का स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया है और ईरान की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि ईरान खत्म कराने का कोशिश था। ये बात अलग है कि ये जंग चलती रही, लेकिन पाकिस्तान तेहरान और बगदाद के पाकिस्तान के वफूद चक्कर लगाते रहे और कोशिश में लगे रहे कि जंग खत्म होगी।
उन दोनों के दरमियान। तो अभी हुर्मुज के हवाले से, ईरान यूएस जंग के हवाले से ईरान ने नई शराइत आयद कर दी हैं। वो हरजाना भी मांग रहा है अपने नुकसानात के हवाले से, वो अनकंडीशनल अपने कह रहा है कि जो मेरे फ्रोजन अकाउंट्स उनको खोला जाए, तमाम पाबंदियां हम पे से हटाई जाएं। तो 5-6 किस्म की जो शराइत हैं वो दोबारा आयद की हैं ईरान ने हुर्मुज खोलने के हवाले से। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को तो बहुत जल्दी नजर आ रहा है कि ये मामला तय हो जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि ओमान और ईरान के दरमियान मुआहदे से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ठीक है, वो ओमान और ईरान उस खित्ते के दो ममालिक हैं जिनके दरमियान वो आज़माए हुर्मुज गुजरता है। तो जाहिर है वो दोनों मिलकर उन्होंने जो आपस में बातें तय की हैं उसको ही अमराइज होंगी। और जहां तक सवाल ये है कि ये जो हुर्मुज का जलवा है, ये इसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। जो इस्लामाबाद का MOU था वो आसिफ साहब मैं आपको बताऊं कि उसमें पहले से नहीं है और उसको अमेरिका ने कबूल किया है। सदर ट्रंप ने खुद अपने दस्तखत उस पे किए। तो उस मुआहदे में हर्जाना भी है और सैंक्शंस का हटाना भी है और हुर्मुज का रास्ता खुलने का भी है, जिसे अमेरिका ब्लॉकेड अपनी खत्म करे। तो ये सब तो उसमें दिया हुआ है, वो अमेरिका मान चुका है। तो ये अगर आप कोई एतराज करता है अमेरिका से तो मदद कर रहा है, वो या पीट हेक्सेट या जो भी है वो लोग ये कबूल कर चुके हैं ये जो सारी बातें। तो रिएक्शन जो आपको नजर आ रहा है इस तमाम चीजों से, चाहे इस्लामाबाद टॉक हो या जॉइंट डिफेंस डील हो, तुर्किया पाकिस्तान सऊदीया की, भारत के अंदर वबाल उठ रहे हैं और उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उन्होंने वावेला मचाया हुआ है और उनको अपने सरों के ऊपर से, जिसे कह सकते हैं ना कि जो चादर तनी हुई थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल की और अमेरिका की, वो भी उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके सामने तो कोई मुल्क खड़ा नहीं होता। और पाकिस्तान और तुर्किया और सऊदीया जो एक जॉइंट एक एग्रीमेंट करके बैठ गए हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर भी हुई है तमाम मुसलमान ममालिक में। तो आपको लगता है कि भारत और इसराइल जो है इस पे कोई रिएक्शन दे सकते हैं? दोनों भारत और इसराइल नाखुश हैं, बड़े परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये उनके तवक्कुआत के खिलाफ गया है। ये उनके असेसमेंट या उनका जो तज्जिया था उसके खिलाफ गया है। और वो ये जो समझते थे कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते रहेंगे और कोई इत्तेहाद उनमें नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो अब ये दोनों जो है शोक मना रहे हैं कि उनके सारे ख्वाब जो है वो विस्वार हो गए। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में आपने अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त अल्लाह के बाद।